Okay, so we are discussing how to analyze an art piece. Art piece could be anything like a pot, sculpture, painting, architecture, could be anything, any type of art form. So this document actually aligns you कि आपने art analysis कितना pro लिखना है, visual artist जिस तरह art analysis लिखता है, ठीक है? तो सबसे पहला है इसमें to annotate. उसमें क्या करते हैं, टू मेक अ शॉर्ट नोट एक्सप्लेनिंग और क्लैरिफाइंग अ पॉइंट और ड्राइंग द व्यूअर अटेंशन टू समथिंग ऑफ रेलेवेंस. इसकी एग्जांपल इन्होंने एक दी हुई एक लाइन लिखी है, बट ऑब्वियसली इस लाइन से रिलेटेड आर्टवर्क आपके सामने है नहीं. सो आई एम वी पूरे इस डॉक्यूमेंट को समझने के लिए हम इस आर्टवर्क को देखते हैं, ठीक है? इस आर्टवर्क को देख के हम पूरा डॉक्यूमेंट सॉल्व करते हैं या उसके थ्रू लिखते हैं इसको, तो आपको ये ज्यादा इजी समझ आ जाएगा, राइट? तो अब इस वास को देख के कोई ऐसी ड्रामेटिक लाइन आपके माइंड में आ रही हो, तो वो लाइन सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो हम इसी लाइन से स्टार्ट करते हैं कि द प्ले ऑफ कलर्स ऑन अ ग्रीक पॉटरी, ठीक है? लेट्स सपोज ये एक लाइन हमने लिख दी एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू दिस पार्ट टू एनालाइज. नाउ एनालिसिस स्टार्ट होगा आपका. अब एनालिसिस में क्या है, टू लुक क्लोजली इन डिटेल at an artwork, noting down as many points as you can about the piece. वो points क्या क्या होंगे? सबसे पहला point composition. Composition क्या होता है? तो composition के ऊपर सबसे पहले लिखना है कि, और composition क्या होता है? Arrangement of elements. Elements क्या क्या हैं जो मैंने पहले कराए हैं? Line, shape, form, color, texture, value. ठीक है, ये elements हैं. तो उनकी elements की arrangement क्या है? That is called composition. ठीक है. तो इस आर्टवर्क को देखते हैं तो हम सबसे पहले इसके एलिमेंट्स नोट करते हैं. लाइन के बारे में बात करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ लाइंस डू यू सी इन दिस आर्टवर्क? ज्योमेट्रिक लाइंस, ऑर्गेनिक लाइंस, डायगोनल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, किस तरह की लाइंस नजर आ रही हैं आपको? सो आपका पहला सेंटेंस इसके एनालिसिस के बारे में होगा कि द आर्टवर्क और द पॉट हैज कर्व शेप, therefore there are a lot of curved lines in it and you can also see some geometric patterns here. ठीक है ना, ये geometric patterns भी हैं. लाइन, अभी हम elements की बात कर रहे हैं, and you can see a lot of organic shapes and geometric shapes along with this. ठीक है, ये देखो geometric, ये geometric shapes भी हैं यहाँ पे, ठीक है? curve lines है, geometric shapes है. अब geometric shape होगा उसके अंदर certain rule होगा ना कि भाई ट्राइंगल है तो उसके 3 साइड्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, सर्टेन एंगल है, राइट? लेकिन ऑर्गेनिक शेप और ऑर्गेनिक लाइन के ऊपर कोई रूल सेट नहीं हुआ हुआ. दैट्स लाइक नेचर. नेचर के अंदर आपको ऑर्गेनिक लाइंस मिलेंगी, ऑर्गेनिक शेप्स मिलेंगी. मैन मेड स्ट्रक्चर्स में आपको ज्योमेट्रिक लाइंस और ज्योमेट्रिक शेप्स मिलेंगी. समझ रहे हो बात? तो ऑर्गेनिक लाइन इज वेरी लाइफ लाइक, नेचर लाइक, कि नेचर में आपको ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं. तो ये इस तरह से होता है, ठीक है? तो आपने सबसे पहले इसके अंदर ऑब्जर्व करना है कि आपको लाइंस किस किस्म की नजर आ रही हैं, शेप्स किस किस्म की नजर आ रही हैं, फॉर्म्स, कलर, टेक्सचर. अभी हमने लाइन, शेप, फॉर्म की बात कर ली पहली उसमें कॉम्पोजिशन में. साथ में आप ये भी बात करोगे कॉम्पोजिशन में कि द आर्ट वर्क दैट इज योर पॉट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, इसको डिवाइड कैसे किया हुआ है. कॉम्पोजिशन मतलब इसको डिवाइड कैसे किया हुआ है आर्टिस्ट ने. सो द लोअर बॉटम जो बेस है इसकी, उसके ऊपर ब्लैक कलर किया हुआ है आर्टिस्ट ने, ठीक है? फिर एक छोटा सा यहाँ पर जो, यहाँ से जो पॉट की जो नेक स्टार्ट हो रही है, जहाँ से ये पॉट स्टार्ट हो रहा है लिफ्ट होना, वहां पर उसने ऑरेंज कलर किया हुआ है. एंड देन देयर इज अ बैंड जिसके अंदर ऑरेंज है और ऊपर जो है ब्लैक ज्योमेट्रिक पैटर्न है. तो right now whatever I am saying is about the composition. Then you will write the entire pot is in black, but this part here has a orange organic shape, and within that shape there's a figurines or figures which are representing a certain event or a certain situation which happened in the ancient Greek time. Okay? And then this pot has 2 handles, they're both black, and even the pot's neck is black, the opening, the mouth of the pot is black. ये सारी बातें आप जो कर रहे हो ये इस कैटेगरी में कर रहे हो कॉम्पोजिशन में. यूज ऑफ कलर स्लैश टोन, अब इस पे बात करते हैं.
देखो कलर्स जो है ना, 3 बेसिक कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, ठीक है। व्हेन यू मिक्स रेड एंड येलो, जो कलर सेकंड बनता है वो क्या कहलाता है, ऑरेंज। तो व्हेन यू मिक्स टू प्राइमरी कलर्स, जो सेकंड कलर बनता है उसको सेकेंडरी कलर बोलते हैं, ठीक है। व्हेन यू मिक्स रेड एंड ब्लू, जो कलर बनता है वो पर्पल है, तो पर्पल इज सेकेंडरी कलर। व्हेन यू मिक्स ब्लू एंड येलो, जो कलर बनता है ग्रीन बनता है, तो दैट कलर इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कलर कौन कौन से हो गए, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल, ठीक है। एंड देन व्हेन यू मिक्स रेड एंड पर्पल, यानी कि एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स करते हो जो थर्ड कलर बनता है उसको कहते हैं टर्शरी। तो दिस इज रेडिश पर्पल, ठीक है। इसी तरह इन दो को मिक्स करोगे तो थर्ड कलर बनेगा वो टर्शरी। ये तो कलर व्हील हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो कलर्स हो गए, कलर के ऊपर बात कर सकते हैं इस पे। तो अब आपका जो आर्ट वर्क है, इसके अंदर आपको क्या कलर्स नजर आ रहे हैं और कितने कलर नजर आ रहे हैं? ऑरेंज, ब्लैक, ऑरेंज के थोड़े शेड्स हैं, कहीं डार्क है कहीं लाइट है। और ये थोड़ा सा ऑफ वाइट भी है कहीं, देखिए स्किन, हम्म। ह्यूमन स्किन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर तो ये बेसिकली ह्यूमंस दिखाए हैं इन्होंने, ये जो है कोई गॉड लाइक क्रिएचर्स दिखाए हैं, राइट। तो ये दो चीजें और हो गई। हाँ श्याम। और कहीं कहीं जो है रेड कलर भी दिख रहा है, रेड और ऑरेंज हाँ टाइप ताकि मरून, जो है वो। हाँ। मरून है ये, मरून बर्nt सियाना कहलाता है ये कलर, मरून बोल लो, बर्nt सियाना बोल लो। तो अब क्या होगा कि अब आपने 4 कलर आइडेंटिफाई कर लिया आप दोनों ने, ठीक है, कि इसके अंदर 4 कलर है। एंड दिस इज वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन के आपने जो छोटी छोटी टाइनी डिटेल्स है उसमें भी कलर ऑब्जर्व करके उसको नेम कर दिया। तो सबसे पहले कलर वाले पार्ट में तो आप ये लिखोगे कि देर आर 4 कलर्स इन द आर्ट वर्क in this pot. Right now I'm talking about pot. So the artist, तुम इस तरह से लिखोगे इस लाइन को, the artist of this artwork has used 4 colors in the entire pot, ठीक है। फिर उन कलर्स की लोकेशन भी बताओगे थोड़ा बहुत कि वो कलर्स कौन कौन से हैं, ऑरेंज है, ब्लैक है, बर्nt सियाना है और थोड़ा सा क्रीम कलर है। अब ये भी बताओगे कि वो क्रीम कलर कहाँ यूज हुआ है, बात करोगे इट्स यूज इन द ह्यूमन स्किन, और ब्लैक कलर से बाकी क्लोथ्स और जो आर्मरी और गेयर है वो यूज हुआ है। एंड देन ब्लैक कलर इज आल्सो बेस ऑफ द पॉट एंड इवन ऑन द हैंडल द नेक। एंड देन ऑरेंज कहाँ है वो बता दोगे, ठीक है। ये तो कलर पे बात हो गई। टोन क्या होता है, सवाल पैदा होता है, ठीक है। टोन क्या होता है कि ये रेड है, ठीक है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, पर्पल है। इस कलर व्हील में जितने भी 12 कलर्स हैं, दे आर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। व्हेन अ कलर इज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, दैट कलर इज कॉल्ड ह्यू, HUE, ह्यू, ठीक है। लेकिन अगर उस कलर में जो प्योर कलर है उसके अंदर व्हाइट या ब्लैक मिक्स कराया जाए तो वो टोन्स बननी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस व्हील को देखते हैं, ठीक है, ये वाला व्हील, अच्छा, इस व्हील में ये वाली जो लाइन है मोस्ट प्रॉब्ली इसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ कलर है, ये सेंटर लाइन। अब रेड के अंदर मैं व्हाइट ऐड करता हूँ तो ये फूशिया बन गया, डार्क पिंक, हॉट पिंक कहलाता है। उसके अंदर मजीद व्हाइट ऐड करता हूँ और लाइट पिंक होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर और ऐड करता हूँ व्हाइट तो ये बेबी पिंक बन जाता है, ठीक है। इसी तरह रेड के अंदर और ब्लैक ऐड करूं तो वो मरून बन जाएगा, और ब्लैक ऐड करूं वो डार्क रेड, ब्लड रेड बन जाएगा, और डार्क ब्लैक ऐड करूं तो वो उसका टोन चेंज होता रहेगा। So whatever is happening right now by adding black or white in a color is called tone. ब्लैक और व्हाइट को हम कहते हैं जिससे हम टिंट्स एंड शेड्स बनाते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने हानिया उस सेशन में थी, वैल्यू एक्सप्लेन किया था क्या होता है, कि वैल्यू इज बेसिकली डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑफ अ कलर। तो ये डार्कनेस और लाइटनेस ही तो है ना, कि हम इसके अंदर जितना ब्लैक मिलाते जाएं, कलर के अंदर जितना ब्लैक मिलाते जाए उतना वो डार्क होता जाएगा, तो वो उसके शेड्स हैं। जितना उसके अंदर व्हाइट मिलाते जाएं तो वो उसके टिंट्स हैं। तो अभी फिलहाल आपने 4 कलर्स आइडेंटिफाई कर दिए इस पॉट के अंदर। अब उनकी टोन्स पे बात कर लो कि टोन जो है वो क्या है। क्या आपको लगता है कि ये प्योर ऑरेंज है, तो लिखो कि प्योर ऑरेंज है। नहीं। क्या आपको लगता है कि जिसको ये आप रेड बोल रहे थे ये रेड है, प्योर रेड है? नहीं। तो आप लिखो कि दिस इज डार्कर टोन ऑफ रेड, इसको इस तरीके से लिखो।
अगर ये प्योर ऑरेंज नहीं लग रहा शाम आपको, तो क्या लग रहा है? ये इसके अंदर व्हाइट ऐड हुआ है प्योर ऑरेंज में, या प्योर ऑरेंज में ब्लैक ऐड हुआ है? सर अलग अलग साइड पे जो है अलग अलग वो हुए हैं। जैसे आप जो नहीं है वो साइड में जो ओल्ड मैन खड़ा है उसके बराबर में आप देखो तो ऑरेंज का थोड़ा लाइट शेड आ रहा है, मतलब जो उसमें थोड़ा सा जो है वाइट मिक्स किया हुआ होगा। लेकिन जो आप यहाँ पे देखो, जो डियर की जो भी है एनिमल, उसके टांग के पास देखो और नीचे की तरफ देखो तो मतलब थोड़ा सा डार्क का वो टेक्सचर मिक्स आ है, रहा है यहाँ पर। राइट। हाँ। तो यू कैन, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, यू कैन राइट के द कलर ऑरेंज जिस तरीके से आर्टिस्ट ने किया है, इट्स नॉट अ सॉलिड कलर, इट्स ब्लॉची, समवेयर इट्स डार्कर इन टोन, समवेयर इट हैज लाइटर टोन्स। समझ लो, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। मैं कह रहा हूँ हाँ। कि जो है मैं समझता हूँ कि जो है कलर कलर के जरिए जो रियल इफेक्ट आता है वो कलर मिक्स करने में आता है। अगर मैं सिर्फ प्लेन ऑरेंज कर दूंगा तो वो रियल इफेक्ट नहीं आएगा। ओह आई गॉट इट, ठीक है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर प्लेन कलर कहीं पर होता है तो उसके अंदर रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं आता, हम्म। क्योंकि डेप्थ नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट होता है वो। जब फ्लैट होता है तो कोई डेप्थ नहीं होती, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है, फ्लैट 2D ग्राफिक्स। लेकिन उसके जी अंदर बिल्कुल। थोड़ा सा वेरिएशन होगा, टोनल वेरिएशन होगा, तो वो थोड़ा सा रियलिज्म की तरफ जाना शुरू किया। वेरी नाइस, ये दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही है। तो ये हो सकता है आर्टिस्ट की वो अप्रोच हो। ऑब्वियसली वी डोंट नो कि आर्टिस्ट जिंदा होता तो उससे मिलके पूछते हैं कि भाई ये क्या है, लेकिन द थिंग इज के रियलिस्टिक डेप्थ देने के लिए उसने, डेप्थ कह सकते हो उसको, डेप्थ देने के लिए टोनल वेरिएशन शो की है ऑरेंज के अंदर। दैट इज नाइस। तो ये बात हो गई कलर पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडियम यूज्ड, ऑयल पेंट्स, फोटोग्राफी, पेस्टल्स, यानी टेक्निक क्या है। तो राइट नाउ व्हाट डू यू सी, ये एक ग्रीक पॉटरी है, सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी, आर्ट फॉर्म्स की कैटेगरी की बात करें तो पॉटरी है। पॉटरी तो है, ठीक है, अब उसके ऊपर टेक्निक क्या की हुई है, पॉटरी के ऊपर उसके सरफेस पे टेक्निक क्या की हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, मूड एंड इमोशन की बात है, कंटेंट स्लैश नरेटिव। अब what's happening in this artwork, is there a story? So right now what Sham explained के इसमें जो इसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, उस अपने ऑब्जर्वेशन पे इसने एक स्टोरी एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है, that these two people are fighting, maybe the other two are there to stop them or whatever। ये तो आपकी अपना एनालिसिस था। लेकिन as a visual artist it is your responsibility that whenever you're analyzing an ancient artwork या पुराने किसी भी आर्टिस्ट का काम, चाहे वो आगे जाके हम पेंटिंग्स को एनालाइज करें, एटलीस्ट रीड समथिंग अबाउट इट ऑन इंटरनेट, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्सेज से उसको पढ़ो, उसके बारे में कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। व्हेन यू विल दिस विल नॉट ओनली हेल्प योर रिसर्च स्किल्स टू इम्प्रूव, बट ऑल्सो आपका जो एनालिसिस होगा वो भी एक्यूरेट हो जाएगा। So I would suggest all of you that you should read about whatever artwork, whatever artifact you're analyzing, उसके बारे में इंटरनेट पे थोड़ी सी रिसर्च करो कि उसके अंदर अगर स्टोरी है तो क्या हो रहा है। रिलीव्स हम लोगों ने बहुत सारे देखे, उन रिलीव्स में भी कोई ना कोई स्टोरी होती है, इवेंट होता है। इवेंट, इवन जो जो केव पेंटिंग्स है उनके अंदर भी कोई ना कोई नैरेटिव है, कोई स्टोरी है, कोई विजुअल स्टोरी है जो वो बताना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को, ठीक है। बिला वजह कोई आर्ट वर्क नहीं बना हुआ होगा, कोई भी उसके पीछे कोई ना कोई विजुअल स्टोरी होगी, तो वो आपको थोड़ी सी रिसर्च करके फाइंड आउट करनी होगी इंटरनेट पे, ठीक है। तो उससे आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, दिस पार्ट, कंटेंट, नैरेटिव, व्हाट्स हैपनिंग इन इट। अब जरूरी नहीं है कि हर आर्टवर्क के ऊपर कोई ना कोई स्टोरी हो। कुछ आर्टवर्क होते हैं उनके अंदर कोई ऐसे फिगर्स होते ही नहीं है कि जिस तरह कोई स्टोरी बन रही हो, बट जब हो तो आपने लिखनी है उसको रिसर्च करके। फिर उसके बाद पॉइंट क्या है, इश्यूज कवर्ड, दैट इज पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस इशू, कोई इशू कवर हुआ है। जब आप उस स्टोरी के बारे में पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई इशू है उस आर्टवर्क में या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने वीनस ऑफ वेलेंडॉर्फ देखी थी, ठीक है, डू यू रिमेम्बर दिस वीनस, स्टोन एज में हमने देखा था, ठीक है। जी। तो इसके ऊपर अगर बात करो तो कोई इसकी अपनी स्टोरी है नहीं, दिस इज जस्ट अ फिगरीन, स्मॉल टाइनी फिगरीन ऑफ 4 इंच, कोई इसकी। लेकिन इसको अगर ग्रीक पॉटरी को देखो तो देयर इज अ स्टोरी गोइंग ऑन हियर। लेकिन इस तरह के आर्टवर्क को देखो तो कोई यहाँ पर स्टोरी नहीं है, बट इट हैज एन इशू, इशू है इसके अंदर। इशू क्या है कि ये थोड़ा सा रिलीजियस इशू था उनका। मानना ये था that the women who are pregnant and they keep this figurine with them is kind of a blessing to them,
ये उस कॉन्सेप्ट से फिगरीन बनी हुई थी, ठीक है ना। तो वो रिलीजियस इशू कवर हो गया यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इस पोट्री में पॉलिटिकल इशू या रूलर्स, जब आप उसको डिगिंग करोगे, पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, रूलर का किसी और रूलर से क्लैश हो गया है, या गॉड और रूलर आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह के बड़े टॉपिक्स होते थे इनके आर्टवर्क्स में, समझ रहे हो। सर लेकिन ये इशू तो नहीं होगा ना? नहीं, इशू का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम इशू का मतलब ये है यहाँ पे कि एरिया एरिया कौन सा है जिसमें वो आर्टिस्ट जो है अपना विजुअल्स एक्सप्लेन करना चाहे। वो पॉलिटिकल इशू है, सोशल इशू है, रिलीजियस इशू। इशू डजंट मीन अ प्रॉब्लम, समझ रहे हो बात। यानी कि उनकी आर्ट स्किल इतनी इम्प्रूव हो गई थी कि वो ह्यूमन फिगर्स काफी हद तक रियलिस्टिक बनाने शुरू कर दिए थे उन्होंने, ठीक है। एडवांसमेंट तो नहीं आई, एडवांसमेंट मोस्ट प्रोबेबली टेक्निक में आ सकती है कि देखो पहले आपने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉट्स देखे या आपने मेसोपोटामियन पॉट्स देखे, वो कितने सिंपल बेसिक से पॉट्स होते थे। जस्ट मकसद उसमें होता था कि पानी डाल लो, दाल स्टोर कर लो, चावल जमा कर लो, यही उसके पर्पज होते थे। अब पॉट्स ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्टोरेज पर्पज है या फंक्शनल पर्पज है। इस आर्ट पीस के दो पर्पज हो सकते हैं। फंक्शनल तो ये था ही था, साथ में इसका जो है एक डेकोरेटिव पर्पस भी है इसका, ठीक है। फंक्शनल के साथ साथ डेकोरेटिव भी है। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई सिंपल पॉट नहीं होगा, ये हो सकता है किसी जो रूलर हो उसके उसके जो है महल में रखा जाता हो या समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो दिस सीम्स लाइक अ स्पेशल पॉट, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉट। किसी आम गरीब आदमी का पॉट लग नहीं रहा है ये देख के, ठीक है ना। अच्छा सर, हम्म, एक और सवाल था। मतलब ये फालतू सा सवाल, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब जब पहले बंदे ने जब ये बनाई होगी, हम्म। ये फोटो इंसान की जो पूरी रियलिस्टिक जैसी आ रही होगी, जिसमें रिजेम्बलेंस पूरी रियलिस्टिक आ रही होगी, तो वो वो किस चीज से इन्फ्लुएंस हुआ था, इसका आपको थोड़ा सा पता है? देखो वो तो जब मतलब हमने ग्रीक सिविलाइजेशन देखी ना, तो उसमें मैं आपको जो स्कल्पचर्स बता रहा था, ग्रीक स्कल्पचर्स, they were the most closest towards human figure in terms of realism, ठीक है ना। वो सबसे पहले थे। अब ये ऐसे नहीं होता कि ओवर द नाइट एकदम जो है जो ह्यूमन आर्ट स्किल्स थी वो इतनी इम्प्रूव हो गई कि एकदम से रियलिस्टिक फिगर और रियलिस्टिक फेसेस बनाने उन्होंने नेक्स्ट डे शुरू कर दिया। इस तरह नहीं हुआ। इट वाज अ वेरी बिग ट्रांजिशनल पीरियड जिसमें सेंचुरीज निकल गई टू मास्टर द स्किल ऑफ रियलिज्म। एंड अभी आगे जाके जो और आर्ट मूवमेंट्स पढ़ोगे आप, उसमें भी देखोगे कि लेटर जितनी मूवमेंट्स आगे हम जाते जाएंगे उतना रियलिज्म की तरफ आर्ट स्किल्स होती जाएंगी आर्टिस्ट की, सही है। फिर एक टाइम आएगा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चले जाएंगे, वो तो एराज थे, मूवमेंट्स थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका इसका एकदम से आपको नहीं समझ आएगा, इट विल टेक टाइम। द मोर आर्ट मूवमेंट्स विल कवर, द मोर यू विल अंडरस्टैंड कि ह्यूमन जो है आर्ट स्किल्स, वो उसकी जो डिस्टॉर्टेड प्रोपोर्शन थे उससे वो रियलिज्म की तरफ कैसे गया। अब आगे देखते हैं हम क्या है, टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट उस वक्त होता है जो सीएस करोगे आप लोग आगे जाके, कंपैरेटिव स्टडी। उसमें दो आर्टवर्क्स को कंपेयर करते हैं। टू एनालाइज टू और मोर आर्टवर्क्स एट वंस, एक एक डॉक्यूमेंट में उनके बारे में आप लिख रहे होते हो, दो आर्टवर्क्स के बारे में, और जरूरी नहीं दो, तीन के बारे में भी कंपैरिजन कर सकते हो। Focusing on similarities and differences between them. This is often easier than analyzing a single artwork. Yes, I agree. अब बात करते हैं, आपके सामने भी तो दो आर्टवर्क खुल गए ना बाय इत्तेफाक, ये दो आर्टवर्क खुल गए, ठीक है। अब इन दो आर्टवर्क्स का कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको देता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग की एनालिसिस स्किल्स कहाँ तक पहुंची है। Sir, first of all, इनकी category of art different है. ओके, On the right, on the left you have a pot, up the pot which is vessel pottery, and on the right you have this figurine of a pregnant woman. व्हिच इज कॉल्ड वीनस, ठीक है। Yeah, sorry, the हाँ, Venus. हाँ। एंड ये आपने एक पॉइंट बता दिया शाम, आई वांट यू टू एनालाइज समथिंग एल्स एज अ कंपैरिजन। सर मतलब कैटेगरी के अलावा जो है, जो मटेरियल आर्ट को बनाने में यूज हुए हैं वो काफी अलग है। मतलब जो पॉटरी में यूज हुए हैं,
जो है कलर टोन जो है वो इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई है उसके अंदर। पोर्ट्री में कोई ऐसा कोई कार्विंग भी नहीं हुई है, जबकि जब ये जो फिगर ये ना वीनस है सही है, उसको जो है हम जो है आर्टिस्ट ने जो है कार्व करके और जो है मतलब बिल्कुल परफेक्शन के साथ बनाया ताकि जो है इसका लाइवली लुक आए। अच्छा, देखो पहले मटेरियल की अगर बात करते हो तो इधर क्ले यूज हुआ है, ठीक है, पॉट में, और ये स्टोन है, स्टोन को कार्व किया हुआ है, तो ये दो अलग मटेरियल है, ये कंपैरिजन हो गया इनका। फिर आप जो बात कर रहे हो वो कर रहे हो स्किल की, तो स्किल या टेक्निक की, तो टेक्निक यहाँ ऑब्वियसली कार्विंग है, ठीक है, कार्विंग है, स्कल्पटिंग है, वो टेक्निक है। और पॉट जो बनाता है, जो आर्टिस्ट पॉट बना रहा होता है, उसके अंदर जाहिर है कार्विंग नहीं होती, लेकिन कुछ पॉट्स में थी भी, आगे जाके हम देखेंगे, या पहले हमने कुछ देखे। तो इस वाले में फिलहाल नहीं है, इसमें स्क्रैचिंग इचिंग टेक्निक है, बट कार्विंग नहीं है, तो दैट इज राइट, इट्स अ गुड कंपैरिजन, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि दो आर्टवर्क्स को भी कंपेयर किया जा सकता है। दो आर्टवर्क्स, वो जरूरी नहीं है कि सिमिलर आर्ट फॉर्म के हो, वैसे भी हो सकता है कि एक पेंटिंग है तो उसके साथ आपने स्कल्पचर को कंपेयर किया, एक पॉट है तो उसके साथ आपने फिगरीन को कंपेयर किया, जैसे अभी हमने किया। तो इट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट जिसको हम कंपैरिजन करते हैं एज ए विजुअल आर्टिस्ट, वो करना है हमने, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स। तो जब आप कंपैरिजन करते हो, टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, उसके अंदर सिमिलैरिटीज भी देखते हो, उसके अंदर डिफरेंसेस भी देखते हो, ठीक है। तो अब ये जो हमने देखे, ये वाला आर्ट पीस और ये वाला आर्ट पीस, इसमें सिमिलैरिटीज और क्या है, डिफरेंसेस क्या है? चलो डिफरेंसेस तो बहुत है, अभी आप लोगों ने जो बातें की कंपैरिजन की, वो डिफरेंसेस पे की। सिमिलैरिटी क्या है? चलो कोई कोई मैं चाहता हूँ कोई बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के साथ देखो, और कोई सिमिलैरिटी इसके अंदर से एज एन आर्टिस्ट आपकी ऐसी ऑब्जर्वेशन में देखना चाहता हूँ कि कोई सिमिलैरिटी फाइंड आउट करो। सर एक मेरे दिमाग में आई है सिमिलैरिटी, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है सही होगी। जैसे आप पोर्ट्री में देख सकते हैं, जो इसमें भी वुमेन जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, और जो वीनस का कॉन्टेक्स्ट है वो भी एक पॉजिटिव थिंग को जो है प्रमोट कर रहा है, तो इस तरह से जो है ये सिमिलर है। मतलब कि जैसे पॉट में हम देखें तो वो सब चीजें तब जो पूरा भी सीन है हम देख रहे हैं, ये कर्व हुआ हुआ ना क्ले के ऊपर, तो even वैसे जो even the shape of the pot हाँ has curves in it. Same goes for the Venus. Venus के भी बहुत सारे कर्व्स नजर आ रहे हैं, तो वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि आपने एक एलिमेंट आइडेंटिफाई किया विच इज लाइन और शेप, और उस एलिमेंट को आपने सिमिलर फाइंड आउट किया दोनों आर्टवर्क्स में। तो ये अप्रोच भी अच्छी है। तो बाज़ों का सिमिलैरिटी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है और डिफरेंसेस ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द आर्टवर्क, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, फिर इसमें टू इवैल्यूएट, टू अब इवैल्यूएट वाले पार्ट में क्या करोगे, टू मेक पर्सनल जजमेंट्स अबाउट द आर्टवर्क। पर्सनल जजमेंट्स अबाउट द आर्टवर्क देने में शाहम चैम्प है। अभी भी जो जजमेंट दे रहा था कि उसमें आंटी है पॉट के अंदर, तो ये पर्सनल जजमेंट है शाम की, ठीक है। तो पर्सनली जजमेंट जब आप देते हो तो आप ये नहीं देखते कि उस आर्ट वर्क में जो एक्चुअली क्या हो रहा है, जो आपको पर्सनली नजर आ रहा है आप वो लिख देते हो, ठीक है। एंड टू गिव रीजन, बट लॉजिकल रीजन के साथ, ठीक है। दैट इज, डू यू लाइक द आर्ट वर्क, व्हाई, व्हाट इज गुड अबाउट इट, व्हाट इज सो नॉट गुड अबाउट इट, द रीजन फॉर दिस विल ऑफ कोर्स कम फ्रॉम योर एनालिसिस। तो आपने एंड में इवैल्यूएट करना है कि जैसे ये दोनों आर्ट वर्क में देखे आपने, तो हम फिलहाल सिर्फ इसकी अगेन बात कर लेते हैं। इसके बारे में पर्सनल जजमेंट्स देनी है आपने। आई वांट हानिया यू टू गिव सम पर्सनल जजमेंट्स अबाउट दिस। सर जैसे मैंने अभी वीडियो देखी थी तो उसमें ये मतलब उसमें मैंने मेंशन किया था कि जो उनकी पॉटरी थी वो जो है उसमें हमारे एवरीडे को भी इनग्रेव मतलब कार्व करते थे। तो दिस द सीन ऑन दिस माइट बी फ्रॉम देयर एवरीडे लाइफ, नॉट पर्टिकुलर, जरूरी नहीं कि वॉर का कोई सीन हो, बट दिस माइट बी सम इंसिडेंट फ्रॉम देयर एवरीडे लाइफ, और जैसे उन्होंने इसको पॉट पे कर दिया, और ये कोई सोशल इशू भी हो सकता है। अभी तुमने इन सवालों के जवाब देने हैं। डू यू लाइक द आर्टवर्क? आई डू, व्हाई? बिकॉज इट्स डिटेल्ड। इन जिस व्हाट तरीके, सेंस? in what sense, the way they have used just
like a black paint to and black paint to show a scene, और फिर उस पर उन्होंने उसको क्या बोलते हैं, कार्व So को सर मैं so in short, you कार्व like the. करके. So in short, what you were हाँ. saying, the reason why you like this artwork is because of its technique. Yes. ठीक है ना, कि जिस टेक्निक से ये हाँ. बना है, वो टेक्निक की वजह से तुम्हें बहुत अपील कर रहा है. Is that so? Hmm. And what is so good about it? इसकी टेक्निक अच्छी लगी तुम्हें, ठीक है? And even the color combination. Color combination, I mean, you loved it, very nice. And what is हाँ. so not good about it? जो कहते हो ना आप, आपके दिल में होता है ना यार बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा ऐसा हो जाता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और भी अच्छा है. ये जो साइड में जो हैंडल्स बने हुए ना, ये नहीं होते तो सही होता. ये नहीं होना ये चाहिए. नहीं होता, या मतलब कि दो में से अगर एक ही नहीं होता या फिर दोनों नहीं होते. ओके गुड. अच्छा आगे बढ़ते हैं. अब ये तो देखो इन जनरल ये पूरा था कि किस तरीके से आपने एनालाइज करना है, ठीक है. अब इसकी डिटेल दी है, डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है. सबसे पहले आपका है फर्स्ट रिएक्शन, राइट डाउन. ये वही चीजें जो ऊपर हमने पढ़ी उसकी डिटेल है. राइट डाउन योर फर्स्ट रिस्पॉन्स टू द आर्टवर्क. डू यू लाइक इट? हाउ डज इट मेक यू फील? डज इट रिमाइंड यू ऑफ एनीथिंग यू हैव सीन बिफोर? ठीक है, इसके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं. इस वक्त शाम से क्वेश्चन करते हैं. शाम, डू यू लाइक इट? Yes. How does it makes you feel? What's so good ऐसा about लग रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी आर्टवर्क है, लेकिन इसके अंदर जिसकी कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा. it? So this is the reason why you like it, because this was figurine and it represents a women fertility, and it was supposed to be taken in a religious way, that this figurine was kept in like जो women थी उस वक्त वो अपने पास रखती थी as a source of blessing, as a concept कि उनके साथ blessings होंगी अगर ये रखेंगे तो साथ में, ठीक है. So this is the reason why you like it. Okay. So does it remind you of anything you have seen before? नहीं, मैंने तो ये पहली बार स्टोन एज में देखी, जब वीडियो देखी थी बस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर है लिस्ट व्हाट यू कैन सी इन द आर्टवर्क. फिगर्स, कलर्स, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, बैकग्राउंड. तो ये आपने जो भी आर्टवर्क है, लेट्स सपोज अगेन टॉक अबाउट पोर्ट्रेट, तो उसमें फिगर्स क्या यूज हुए हैं, कलर्स क्या यूज हुए हैं, शेप्स क्या यूज हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है, ये डिटेल आपने लिखनी है इसके अंदर. Then imagine you are describing it to a blind person. ये बड़ा important है. ये अगर आप सीख गए ना ये वाली लाइन कि imagine you are describing it to a blind person, तो आप जो है एनालिसिस के चीते हो जाओगे. उसकी वजह ये है कि ब्लाइंड पर्सन को एक्सप्लेन करने के लिए you will have to be very simple and very selective with your words, so that blind person can visualize it correctly. ठीक है ना. So do this as much detail as possible. तो इसके ऊपर ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस ऐसे ऐसे डेवलप होगी व्हेन यू विल बी राइटिंग डॉक्यूमेंट. जी हाँ. आप इसके मतलब करके दिखाएं. लाइक हाँ, इसके ऊपर ना देखो, ब्लाइंड पर्सन को मैं अगर बात करूं, लेट्स सपोज, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आई कैन सी इज अ पॉट इन फ्रंट ऑफ मी, एंड इट मस्ट बी लाइक द लेंथ ऑफ माय टॉर्सो. मेरी नेक से लेके मेरे बेली बटन तक इतना बड़ा होगा वो पॉट. तो वो ब्लाइंड पर्सन इमेजिन कर रहा होगा उसका साइज और स्केल क्या है. एंड देन आई विल से कि उसकी बेस जो है इतनी होगी जितना मेरा पाम है, इतनी बड़ी शायद मेरी पॉट की बेस है. एंड बेस के बाद उसकी बॉडी जो है कर्व है, नीचे से नैरो है, ऊपर जाके उसका टमी जो है ब्रॉड हो जाता है, एंड देन उसकी नेक थोड़ी सी नैरो होती है. एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि इट हैज़ 2 बिग हैंडल्स एंड 1 बिग ओपनिंग. फिर उसके ऊपर जो बना हुआ है डिजाइन उसके बारे में मैं बताऊंगा. आई कैन सी एन एनिमल, आई कैन सी अ मैन, और कलर्स एक्सप्लेन करूंगा, यू नो. तो इट्स मोर और लेस द सेम थिंग व्हिच यू हैव डन अर्लियर, लेकिन इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है. इट्स जस्ट अ टिप दैट व्हेन यू एक्सप्लेन टू अ ब्लाइंड पर्सन यू राइट अ लॉट ऑफ डिटेल्स. ठीक है. तो उससे ये होता है कि आपकी स्किल्स इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है एनालिसिस की. आपकी राइटिंग स्किल्स स्पेशली बड़ी इंप्रूव हो जाती है. फॉर्मल एनालिसिस क्या होता है कि भाई आपने फॉर्मल एनालिसिस बेसिकली बोलते हैं जो दिख रहा है उसके ऊपर एनालिसिस, और कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस बोलते हैं समथिंग व्हिच इज नॉट सीन एंड इट हैज अ हिडन मीनिंग बिहाइंड इट.
तो वो हिडन मीनिंग को कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस बोलते हैं। फॉर्मल एनालिसिस में क्या हो जाएगा, देखिए कलर पैलेट कौन सी यूज की आर्टिस्ट ने, ठीक है, ब्राइट कलर्स है, डल कलर है, स्ट्रॉन्ग है, वीक कलर्स है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लंबी हो जाएगी क्योंकि ये कलर थ्योरी देनी है मैंने आपको। कलर्स कौन से यूज हुए में हैं, ज्यादा कौन से हैं, कम कौन से हैं, डिफरेंट आर्टवर्क के पार्ट में डिफरेंट कलर्स कौन से हैं, ठीक है, कलर्स के ऊपर ही इतनी सारी बातें हो गई। आगे देखो टोन्स पे, टोन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं अगेन वही बता रहा हूँ बेटा, ये वही चीज है जो ऊपर हमने देखा है, ये इधर सिर्फ एक हेडिंग डाल दी थी कलर एंड टोन, उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे। तो अब आप जो देख रहे हो ये सारी एक्सप्लेनेशन है, कलर की अलग है, टोन की अलग है। टोन में भाई लाइट एंड शेडोज कहाँ कहाँ है, लाइट कहाँ से आ रही है, शेडोज कहाँ कहाँ है, राइट, ये सारी डिटेल है। डज इट लुक लाइक अ 3D स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ टोन्स, कॉन्ट्रास्ट कितना है उसके अंदर, मीडियम कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। आगे टोन्स के बाद है आपके पास यूज ऑफ मीडिया, मीडिया क्या था, मीडियम। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या था इसका, मीडियम। तो अगेन मैं वापस थर्ड पॉइंट पे आ गया, ये व्हाट इज मीडियम। तो मीडियम हम की एग्जांपल ऑयल, एक्रेलिक, चारकोल, ठीक है, क्ले। तो आपने देखा ये क्ले का पॉट है, ठीक है, तो आप क्ले का पॉट है, हाउ हैज द आर्टिस्ट यूज्ड द मीडियम। सो इन शॉर्ट आई एम सेइंग कि ये एक पॉइंट लिखा हुआ था सिर्फ ऊपर, दैट्स इट, ये इतना सा एक पॉइंट लिखा था, इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन ये रही थी बड़ी नीचे, ये पूरी इसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर बहुत सारी पॉइंट्स है फर्दर, सो दैट यू कैन राइट अ गुड एनालिसिस। सो हाउ हैज द आर्टिस्ट यूज्ड द मीडियम, कैन यू सी ब्रश स्ट्रोक, अब ब्रश स्ट्रोक तो इसमें है नहीं क्योंकि ये एचिंग टेक्निक है, रेड फिगर टेक्निक। उसके बाद वाली जो टेक्निक थी ब्लैक फिगर टेक्निक, उसमें वो पेंट ब्रश से पेंट कर रहे थे, तो उसमें आप बात कर सकते हो, ठीक है। पेंटेड, ड्रॉन, स्कल्प्टेड क्विकली और स्लोली, ये सारी बातें हो गई। फिर ऊपर इसके बाद हमने देखा था कॉम्पोजिशन है, ठीक है, तो कॉम्पोजिशन के ऊपर आप बात कर रहे हो, यहाँ पे शेप्स किस तरह की यूज हुई हुई है, ठीक है, इज देयर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स और सिमिलर शेप्स। तो आपको इसके अंदर ज्योमेट्रिक शेप्स भी नजर आ रही है और ऑर्गेनिक शेप्स भी नजर आ रही है इस वाले आर्टवर्क में, जो पॉट है, ठीक है। अच्छा, फिर डज द होल कॉम्पोजिशन लुक फुल ऑफ एनर्जी एंड मूवमेंट, और डज इट लुक्स लाइक अ पीसफुल, स्टिल और पीसफुल, हाउ डिड द आर्टिस्ट क्रिएट द मूवमेंट स्टिलनेस। तो आपको इसमें क्या लग रहा है, ये पीसफुल इमेज लग रहा है या बहुत मूवमेंट है इसके, इसमें देखो ये बात है कि पीसफुल लग रहा है आपको या स्टिल, जो इट लुक्स स्टिल एंड पीसफुल और इट हैज एनर्जी एंड मूवमेंट, तो इसके अंदर एनर्जी नजर नहीं आ रही आपको। अच्छा, वो आर्ट वर्क के अंदर मैं yeah. पूरे उसकी पूरा पोर्ट्री देखो, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द आर्ट वर्क, राइट, जो इसके ऊपर सरफेस पे पेंट किया है, दिस बिलोंग्स टू दिस पॉट, ठीक है, तो दिस इज पार्ट ऑफ द पॉट, तो ओवरऑल हर चीज उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी ना बेटा। तो दिस इज अ वेरी एनर्जेटिक विजुअल्स, एनर्जी है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं वीनस निकालूं तो इसके अंदर कोई एनर्जी है वीनस में, नहीं। दिस इज पीसफुल, राइट। So this goes for a still and peaceful thing because it it does not gives me any energy or movement or, लेकिन this does, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आ गई। एंड आगे व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इन द कॉम्पोजिशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है पूरी कॉम्पोजिशन, जो उसके ऊपर सीन है, वेरी नाइस, जो सीन, वेरी हाँ, गुड। एंड व्हाट अबाउट वीनस, exaggerated features. exaggerated features, and वैसे जितने भी आर्टिस्ट ने इसको एनालाइज किया, विजुअल आर्टिस्ट ने, सबसे ज्यादा इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसका एक अजीब सा सर, which has no facial features, which has no eyes, no nose, nothing, but it's kind of a this it's kind of a thing which is very extraordinary on her entire body के, ये एक अजीब सा हेड है। तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है आर्ट वर्क में, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करना है। हाउ डज द आर्टिस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू इट,
अब आर्टिस्ट की क्या टेंशन है, जाहिर है जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा कॉम्पोजिशन का उसी से टेंशन ड्रॉ होगी आपकी। ठीक है, आगे बात करते हैं मूड एंड इमोशन। तो ये ऊपर जो मूड एंड इमोशन एक लाइन लिखी हुई थी, एक वर्ड लिखा हुआ था, उसकी डिटेल है इतनी बड़ी। व्हाट डू यू थिंक दैट आर्टिस्ट वांटेड यू टू फील व्हेन यू लुक एट हिज आर्ट? आर्टिस्ट क्या चाहता था कि आप कैसा फील करो? ठीक है, व्हाट हैज ही शी यूज्ड टू क्रिएट अ मूड? क्या यूज किया है, किसकी वजह से वो मूड क्रिएट हो रहा है? कलर की वजह से हो रहा है, टोन की वजह से मूड क्रिएट हो रहा है, शेप की वजह से मूड क्रिएट हो रहा है? तो इसके अंदर जो एनर्जेटिक मूड है वो किस वजह से क्रिएट हो रहा है, ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। कलर्स की वजह शेप से, से Colors. शेप की वजह से हो रहा है, टोन्स की वजह से हो रहा है, लाइंस की वजह से हो रहा है? टूल्स जो उसमें दिखा है। हाँ, लेकिन एलिमेंट्स की बात करेंगे ना, लाइन, शेप, फॉर्म, कलर्स, टेक्सचर, वैल्यू किसकी वजह से क्रिएट हो? Colors or lines? वेरी नाइस। कलर से किस तरह सर, मुझे समझा है। ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ना, देखो ऑरेंज ब्लैक एकदम कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं आंखों को, एकदम से ब्लैक के अंदर ऑरेंज जो है पॉप आउट होता है टू द व्यूअर्स आई। Eye catching. हाँ, आई कैप्चरिंग है वो। तो दिस इज द रीजन व्हाई इट्स ग्रैबिंग अ लॉट ऑफ योर अटेंशन। तो इसी वजह से तो मूड क्रिएट हो रहा है कलर की वजह सही से। एंड है। देन लाइंस की वजह से, बिल्कुल ठीक कह रही है, लाइंस के साथ मैं शेप भी ऐड कर दूंगा, लाइन एंड शेप बोथ, उनकी दोनों की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर हाउ आर्टिस्ट हैज सक्सीडेड इन क्रिएटिंग दिस मूड? फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग विविड कलर्स माइट बी यूज्ड टू क्रिएट, ये बात हो गई। ठीक है, कुड द सेम हैव मूड हैव बीन क्रिएटेड इन डिफरेंट वे? हाउ कुड दिस चेंज? अब ये जो है एक बड़ा आगे का क्वेश्चन है। सो कि आप बात कर रहे हो कि अगर आर्टिस्ट ये कलर्स ना यूज करता और इसकी जगह आप बात करो, लेट सपोज आर्टिस्ट ने ब्लैक की जगह जो है उसने ब्लू यूज किया हुआ होता और पीछे का जो क्ले है उसका कलर कुछ और होता, लेट सपोज, तो इस पूरे आर्टवर्क का मूड ही चेंज हो जाता। तो इसके लिए आपकी विजुअलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है उस लेवल पे जाके कि आप विजुअलाइज करते हो कि इसके कलर चेंज हो गए तो इस वजह से इसका मूड चेंज हो जाएगा। समझ लो, तो वो एक लेवल है, आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे मजीद एनालिसिस करोगे आ जाएगा। आगे देखते हैं इंटरप्रिटेशन। नाउ राइट डाउन योर पर्सनल थॉट्स अबाउट द वर्क, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, ये वाला पार्ट अच्छा है। तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल थॉट्स लिखते हैं। पर्सनल थॉट्स में क्या करोगे आप? व्हाट डू यू थिंक द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू से इन दिस आर्ट वर्क, व्हाट डज इट मीन? ठीक है, व्हाट इज द मेन थीम और आइडिया बिहाइंड दिस पीस? इफ यू वर इनसाइड दिस आर्टवर्क, what would you be feeling, thinking? अगर आप इस आर्टवर्क का पार्ट होते, let's suppose Shaham, you were part of this board, maybe you were this guy, right? So how would you feel? What's happening with you and what are you doing? You know, इस तरीके से विजुलाइज करना है अपने आप को, लाइक तो उससे आपका एनालिसिस और आर्टिस्टिक हो जाता है जब इस तरह की बातें आप लिखते हो इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, Does the artwork have a narrative, tell a story? Is it religious artwork? ये बात आप लोगों ने डिस्कस कर ली है कि इसके अंदर क्या स्टोरी है और पीछे रिलीजियस है या पॉलिटिकल है या सोशल है। Is it abstract or is it realistic? Why? अब आर्टवर्क्स दो टाइप के होते हैं, या तो रियलिस्टिक होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, रियलिस्टिक में भी फिर लेवल्स हैं कि कितना क्लोज टू रियलिटी है और कितना फार अवे फ्रॉम द रियलिटी है। बट एब्स्ट्रैक्ट जो आर्टवर्क होता है, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट इवन रिकॉग्नाइजेबल कि ह्यूमन भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये जो आर्टवर्क है, दिस वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज यू कैन एक्चुअली identify that this is a human, he is doing something, and this is a half man half animal person and he is doing something, and this is a pot and it has shapes, you can at least identify। ठीक है ना? जो abstract artworks होते हैं उसमें you cannot identify what's happening around। For example, let's just have a look at Jackson Pollock's work। ठीक है, Jackson Pollock was an abstract expressionist। अब इसका अगर आप काम देखो, ये this purely abstract, you cannot recognize or identify any object, shape, line या किसी figure, या there's nothing, there's no story in it, like this is visual pleasure। इस तरह के abstracts जो हैं वो
you cannot identify the story and all the things. उसको analyze इसी तरीके से होता है, बट जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, वो लिखनी है आपने उसके बारे में. तो for example, you have to write about that art. It is abstract or realistic. So right now we've discussed pottery, so it's obviously realistic. ठीक है. How would you explain this artwork to someone else? अब ये वही बात है कि explain it to someone else, explain it to a blind person. ये सारी उसी की डिटेल है. अच्छा, evaluation. Based upon what you have observed already, give your opinion of the artwork. You must give reasons. ठीक है ना. आपकी अपनी evaluation है, evaluation के तो reasons देने आपने, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक point लिख दिया गया था evaluation का. ठीक है. और evaluation में क्या था? Do you like the artwork? Why? What is good about it? What is not so good about it? The reason for this will of course come from your analysis. ये वाली बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है. evaluation कर लिया आपने. पिकासो का ये आर्ट वर्क देख लेते हैं. ठीक है. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लाइन किस तरीके से लिखी हुई और क्या एग्जांपल है. सो दिस इज वन ऑफ द पेंटिंग गुर्निका बाय पिकासो. ठीक है. अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? Picasso has used sharp, stabbing geometric shapes in some areas of the composition to create a sense of violence and distress within Guernica. ठीक है. These make the figures and animals seem more vulnerable, as if in the pain and suffering and while under attack. अब ये देखो, इसमें animals नजर आएंगे. आप क्लोजली देखो बुल का फेस नजर आ रहा है. ये किसी और एनिमल के दांत नजर आ रहे हैं, उसका माउथ नजर आ रहा है. दिस और ज्योमेट्रिक शेप्स से यूज किए हुए शार्प नाइफी एजेस काइंड ऑफ शेप्स यूज किए हैं. तो ये उसका अपना इंटरप्रिटेशन है, इस तरीके से उसने किया है. तो इवैल्यूएशन ये है कि आपने ये लाइन यूज की है इसके बारे में. अगेन इवैल्यूएशन का बेस्ट तरीका यही है कि इस स्टेज तक के इतनी मेच्योर इवैल्यूएशन हो आपकी, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आप सबसे पहले जो एक्सरसाइज इवैल्यूएशन की होगी वो ये वाली एक्सरसाइज होगी. सिंपल. डू यू लाइक द आर्ट वर्क? व्हाई? व्हाट इज गुड अबाउट इट? व्हाट इज नॉट सो गुड अबाउट इट? ये वाली बात. ठीक है. इवैल्यूएशन के बाद आ जाती हैं कुछ कल्चरल वैल्यूज होती हैं कुछ आर्ट वर्क्स की. वो आपको पता होनी चाहिए कि उनकी कैटेगरीज क्या है कल्चरल वैल्यूज की. तो कल्चरल वैल्यूज की कैटेगरी आपके पास है. रिलीजियस वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, साइको इमोशनल वैल्यूज हैं, प्रैक्टिकल और यूजफुल वैल्यूज हैं, सेंसुअल वैल्यूज हैं, एजुकेशनल वैल्यूज, डेकोरेटिव वैल्यूज. ठीक है. कम्युनिकेशन वैल्यूज. अब ये जो आर्ट वर्क है आपके सामने, जो सॉरी यहाँ से निकाल देंगे, वीनस ऑफ वेलेंडॉर्फ, उसकी इसमें से कौन सी वैल्यू अप्लाई होती है? जो वीनस ऑफ वेलेंडॉर्फ हमने डिस्कस की. यस, Religious. वेरी नाइस. ठीक है. उसकी रिलीजियस वैल्यूज यूज होती हैं, उस पे अप्लाई होती है. और व्हाट अबाउट दिस? इसके ऊपर कौन सी वैल्यू अप्लाई हो रही है पॉट पे? सोशल. सोशल वैल्यूज में क्या क्या आ गया? देखो, आर्ट्स आर ऑफन सिंबलाइज ग्रुप आइडेंटिटी एंड प्राइड. फॉर एग्जांपल बैनर्स, हेडर्स, टैटूइंग, फ्लैग्स, चार्ट्स, एंथम्स. कुछ इस तरह की बात हो रही है इसमें. तो ऐसे भी हो सकता है तो इसकी कि आर्टिस्ट हाँ, सोशल वैल्यूज भी इसमें अप्लाई हो सकती है और डेकोरेटिव वैल्यूज भी हो सकती है. मैं कहने का मकसद है, हो सकता है ये पॉट जो है सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए बनाया गया हो, इसका कोई फंक्शनल पर्पस ही ना हो. यू अंडरस्टैंड? हाँ. So you can guess that and write. और ornaments जितने भी हमने डिस्कस किए वो मेसोपोटामिया में या इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, ornaments सारे डेकोरेटिव वैल्यूज के लिए थे. ठीक है. स्टोन एज में जितना भी आर्ट हमने देखा उसके अंदर कम्युनिकेशन वैल्यूज हमने देखी, सोशल वैल्यूज भी थी कहीं ना कहीं. ठीक है. सोशल वैल्यूज भी थी, कम्युनिकेशन वैल्यूज थी. तो ये नहीं है कि एक आर्ट वर्क में इनमें से कोई एक ही वैल्यू है, ऐसा कोई रूल नहीं. मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं एक आर्ट वर्क में, और हो सकता है कि इनमें से कोई वैल्यू नजर ही ना आ रही हो किसी आर्ट वर्क में. यू नो, फॉर एग्जांपल इस आर्ट वर्क में कौन सी वैल्यू है, या फिर इससे पहले ये जो आर्ट वर्क आप स्क्रीन पे देख रहे हो जैक्सन पोलोक का, इसमें कौन सी वैल्यूज नजर आ रही हैं? पहले कुछ समझ तो आ जाए. तो एब्स्ट्रैक्ट है. देखा, एब्स्ट्रैक्ट को एनालाइज, जब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे हम पहुंचेंगे ना तो उसको एनालाइज करने के लिए मैं अलग टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा. लेकिन अब तक जितने भी आर्ट फॉर्म्स आप पढ़ोगे, वो जितने भी एराज और सिविलाइजेशन पढ़ोगे,
उसमें बड़ा रिकग्नाइजेबल आर्ट है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स, उसके ऊपर अलग से हम बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा कहने का सर, मकसद, फिलहाल तो इसका मतलब बता दें। हाँ देखो इसके अंदर कोई वैल्यूज आपको मैं कहने का मकसद बता रहा हूँ इसमें से नहीं नजर आती, ना सोशल, ना इमोशनल, ना एजुकेशनल। अच्छा, इसके अंदर फिर जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज नजर आती हैं जो साइको इमोशनल वैल्यूज है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये जो जैक्सन पोलॉक का आर्टवर्क है, इसके अंदर आपको साइको इमोशनल वैल्यूज नजर आती है। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री है। लेट्स नॉट गेट इनटू इट, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, मुझे एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म प्रॉपर्ली एक सेशन देना है आप लोगों पे, जब इसका टाइम आएगा, जब इस पे पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम जितने भी रिकग्नाइजेबल आर्टवर्क डिस्कस कर रहे हैं वो उन्हीं पर फोकस करते हैं। यूज दिस डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज योर आर्ट पीस, ठीक है गाइस।